हेलो एवरीवन। आज है 1 अगस्त और आज ईद का दिन भी है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये एडिटोरियल हर एक दिन डिस्कस की जाती है। मॉर्निंग 8 से लेकर के 12 बजे तक बीच अपलोड की जाती है, लेकिन आज ईद होने की वजह से आज ये लेट हो गई। और प्रीलिम बूस्टर आर्टिकल शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अपलोड की जाती है। तो बिना कोई फालतू बात के चले आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि आपको टू द पॉइंट, टू द टॉपिक, टू द सिलेबस आपको पढ़ाई जाए, आपको बताई जाए कि आपका समय बचे, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन करो। तो ये अगला पहला टॉपिक है आज का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सरकार ने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। तो मेंस जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। तो सबसे पहले सवाल है कि व्हाट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन। भारत के एजुकेशन सिस्टम को विकास में लाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो पहले हम जानेंगे कि क्या ऐसी पॉलिसी पहले भी कभी बनाई गई थी। हाँ, पहले बनाई गई थी। 1964 में एजुकेशन कमीशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए एजुकेशन कमीशन सेटअप किया गया था डीएस कोठारी की अध्यक्षता में। ठीक है, 1964 में एजुकेशन कमीशन सेटअप किया गया था एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए डीएस कोठारी की अध्यक्षता में। ठीक है, और फिर इन्होंने जो सलाह दी, जो एडवाइस जो इन्होंने दिया, जो पॉलिसी इन्होंने बनाई, जो एडवाइस दी, तो 1968 में पार्लियामेंट से एक फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार करके सरकार ने इसको कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त की, पार्लियामेंट से इसको पास किया 1968 में। तो हमारा सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी 1968 में बनाया गया था और किसकी अध्यक्षता में इस कमीशन को हेडेड की गई थी? डीएस कोठारी। ठीक है, ये था। अब फिर हमारा दूसरा एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम किया गया था 1986 में। ठीक है, और फिर तीसरा हमारा एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से 2020 में सेटअप किया गया है। ठीक है, तो 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या है? तो पहला ये है कि इट प्रपोजेस द ओपनिंग ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें सबसे पहला ये दिया गया है कि फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ है हमारे देश में, उनको आने की परमिशन, यूनिवर्सिटीज़ खोलने की परमिशन उनको प्राप्त होगी। ठीक है, इट इम्पोजेस द डिसमेल्टिंग द यूजीसी एंड द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था, इसको वो डिसमेल्टिंग कर देगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको डिसमेल्टिंग कर देगी, इसको स्थगित कर देगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको भी डिसमेल्टिंग कर दी जाएगी। तीसरा होगा इट इंट्रोड्यूस ए 4-year मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर एजुकेटेड प्रोग्राम विद मल्टी एग्जिट ऑप्शन। तो ये आपको टॉपिक आगे समझ में आएगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से जो है प्रोग्राम बनाया जाएगा 3 से 4 साल के लिए। ठीक है, स्नातक विद्यार्थी के लिए, +2 के लिए। एमफिल प्रोग्राम को डिसकंटिन्यूड कर दिया जाएगा, एमफिल को। ठीक है, इट एम्स टू अटेन 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मकसद होगा कि 100% स्कूल एजुकेशन में भारत के सभी आबादी को लाना है और 50% आबादी को हायर एजुकेशन में लाना है। 100% फीसदी 100% लेकर के आना है स्कूल एजुकेशन में और 50% टारगेट है लाना है हायर एजुकेशन में। द पॉलिसी विल एलिमिनेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। सबसे अच्छी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मुझे यही लगा। बच्चों में पहले क्या होता था कि अगर किसी से आप पूछो इंटर में आपने क्या सब्जेक्ट लिया है, तो अगर कोई कह दे कि आर्ट्स, तो फिर उस विद्यार्थी को
ऐसा समझा जाता था कि ये पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है, ये पढ़ाई करने वाला नहीं, इसीलिए इन्होंने आर्ट्स ले लिया। हालांकि ये धारणा बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है 100%। क्योंकि आर्ट्स एक अलग फील्ड है, साइंस एक अलग फील्ड है, कॉमर्स एक अलग फील्ड है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई साइंस ले ले तो वो पढ़ाकू है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट है, ऐसे नहीं है। आर्ट्स ले ले तो वो बुद्धू है, कॉमर्स ले ले तो वो ज़्यादा आर्ट्स वाले से बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्लान होगा कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बीच में जो डिस्टिंक्शन जो चलता रहता है, ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाएगी। सबकी समान वैल्यू होगी, सबका अलग अलग फील्ड है, सबके अलग अलग जो है एम्स है, सबके अलग अलग राहें हैं, मंजिलें हैं। तो ये हो गया। सातवीं बात ये होगी द पॉलिसी एम्स एट मेन स्ट्रीम वोकेशनल कोर्सेज। तो कई सारे वोकेशनल कोर्सेज को लाएगी जो 1 ईयर 2 ईयर में जो है जॉब अटेंटिव होगी, ठीक है। ए मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन सिस्टम टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द डे इज प्रपोज। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होगा जो आज के मौजूदा दौर के हिसाब से तय करेगी कि जिस तरीके से हमारे एजुकेशन, हमारे यूथ को एजुकेशन चाहिए, हमारे लड़कों को जिस तरह से लड़कियों को चाहिए, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड की जाने की कोशिश की जाएगी मॉडर्न टाइम के हिसाब से। तो देखिए ये क्या है, इसको कैसे इसको किया गया, इसको फ्रेम कैसे किया, मतलब इनिशियल स्टेज से अगर देखा जाए तो शुरू से लेकर के टीन्स तक कैसे इसको फ्रेम किया गया। तो 5+3+3+4, यानी कि आप इसको देखिए कि 5+3 का मतलब हुआ कि साल 3 से लेकर के 8 साल तक फाउंडेशनल स्टेज होगा बच्चे का, पढ़ाई का, एजुकेशन का 3 से 8 साल का फाउंडेशनल स्टेज होगा। 8 से 11 तक प्रीपैरेटरी होगा, ठीक है। 11 से 14 मिडिल होगा, एजुकेशनल, मिडिल एजुकेशनल होगा, और 14 से 18 सेकेंडरी होगा, ठीक है। तो अर्ली स्कूल एजुकेशन इज़ नाउ अंडर द एबमिट ऑफ द फॉर्मल स्कूलिंग, ठीक है। और स्टूडेंट until class 5 should be the taught in their mother tongue और रीजनल लैंग्वेज। तो फाउंडेशनल एज में ही क्लास 5 तक बच्चों को उनके मातृभाषा, उनके क्षेत्रीय लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ठीक है। ये सब जितने भी हमने अभी डिस्कशन किए हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है, तो इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा। तो सिंस एजुकेशन इज़ ए कंकरेंट सब्जेक्ट, तो एजुकेशन चूँकि कंकरेंट सब्जेक्ट है, कंकरेंट सब्जेक्ट आप जानते होंगे 3 लिस्ट हमारे संविधान में 3 लिस्ट को डिफाइन किया गया है। एक है सेंट्रल लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बनाती है, एक है स्टेट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है, वो लॉ बना सकती है उसमें से, और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है, ठीक है। और एक और होता है रेजोल्यूटरी सब्जेक्ट। तो रेजोल्यूटरी सब्जेक्ट में केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। तो जो एजुकेशन है ये आता है कंकरेंट लिस्ट में, तो दोनों बना सकते हो। तो जाहिर सी बात है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन इसमें होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करेगी HRD मिनिस्ट्री, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल बोर्ड, NCERT, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द एजुकेशन एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये सब स्टेक होल्डर होंगे जो इस इम्प्लीमेंटेशन को, इस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो हाउ विल द अनपैकिंग ऑफ द UG प्रोग्राम हेल्प। तो देखिए दिस विल हैव द मोबिलिटी फ्रॉम द क्लासरूम टू द वर्क रूम। तो इसका फ़ायदा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आएगी, एक क्लासरूम को वर्क रूम बनाना होगा। यानी कि वर्क रूम हमारे यूथ को, देखिए ग्रेजुएट है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, बोलने का स्किल नहीं है, काम करने का जो टैलेंट, जो चीज़ें डेवलप्ड माइंड में जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें बहुत काफ़ी नहीं देखने को मिलता। तो ये चीज़ें की जाएगी, क्लासरूम को वर्क रूम बनाने की तरफ अग्रसर होगा। स्किल प्रोवाइड की जाएगी, एम्प्लॉय लेवल एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट के अंदर माइंड में जो है डाला जाएगा, और अंडरस्टैंड सिस्टम हॉलिस्टिकली स्टूडेंट को समझाया जाएगा, चीज़ों को ऊपर से नीचे तक बताया जाएगा, ठीक है। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जो बुलाई जाएगी, हमारे देश में परमिशन दी जाएगी, तो इससे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और हमारे डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और फिर हमारे यूनिवर्सिटीज़ का अगर लूप फॉल्ट होगा तो पता चलेगा, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की लूप फॉल्ट होगी तो पता चलेगी। क्योंकि कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा पता चलता है कि कौन बेहतर कर रहा है, तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इन्वाइट करना एक अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव कह सकते हैं इसके अंदर।
तो इंडियन स्टूडेंट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन एजुकेशन अब्रॉड विल नाउ हैव चीपर अल्टरनेटिव। हमारे बच्चे यानी कि जो बाहर जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए काफ़ी उनका पैसा खर्चा हो जाता है। तो ये अल्टरनेटिव जब खुल जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ बाहर की अगर हमारे देश में आ जाएगी तो उन बच्चों का पैसा बच जाएगा, उन पेरेंट्स का पैसा बच जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी कंपटीशन बन जाएगी और भारत जो है नॉलेज हब बनने की तरफ आगे बढ़ सकता है। अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़, हमारी यूनिवर्सिटीज़ उन यूनिवर्सिटी से कुछ सीख करके अगर अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करती है तो नॉलेज हब हमारा देश बन सकता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ विल बी एक्सपोज्ड, तो ये बात मैंने बताया आपको। तो दिस विल प्रमोट रिसर्च फॉर हायर क्वालिटी इन इंडिया। इससे हमारे देश में रिसर्च को प्रमोट होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी एजुकेशन का। अब सवाल देखेंगे कि इसके अंदर फ्लू फॉल्ट क्या है। मतलब ये तो हमने सब सारी अच्छाई बयान की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसके अंदर लू फॉल्ट भी है क्या, कहाँ कहाँ इसके अंदर कमी है। हाँ, कमी है। पहला कमी ये हो गई कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ने पेश की है, जो लाई है, इस पॉलिसी को गलत टाइम पर लाया गया जबकि पूरे देश में पेंडेमिक फैला हुआ है और डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए लोग तैयार नहीं है, लोग का माइंड फ्री नहीं है, लोग तैयार नहीं है। सोसाइटी हमारा अभी जो है काफ़ी उलझा हुआ है पेंडेमिक में, तो ये टाइम सही नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है कि इसमें सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को शामिल नहीं किया गया है कि उसको एजुकेशन कैसे मिलेगा, यानी कि जो लोग सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उनको कैसे ये एजुकेशन मिलेगा, ये डिफ़ाइन नहीं है। काफ़ी बड़ा लूप फॉल्ट है ये। दूसरा बात ये है कि रिजर्वेशन नहीं बताया गया है इंस्टीट्यूशन को, किसको कितना होगा, किस स्टूडेंट को रिजर्वेशन मिलेगी, टीचर को रिजर्वेशन दी जाएगी, एम्प्लॉयज़ को क्या दी जाएगी, तो ये बारे में डिफाइन कुछ नहीं है। ठीक है। चौथा लूप फॉल्ट ये है कि ओनली अ पास रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ट्रैवल एरिया के बारे में सिर्फ आश्रम शिक्षा की बात की गई है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि आश्रम शिक्षा किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से होगा। द पॉलिसी टॉक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन। जो पॉलिसी जो सरकार ला रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें शिक्षा पूरी तरीके से डर है कि प्राइवेटाइजेशन होगा। ठीक है। और इससे खरीद फरोख्त, व्यापारीकरण जो है शिक्षा का बढ़ जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा लूप फॉल्ट है। और बताई जा रही है कि सरकार ने मल्टी डिसिप्लिनरी तो रख दी, काफ़ी सारे तरीके से जो एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक वाइज नहीं बताया गया कि वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ किस तरीके से होगा, कल्चरल स्टडीज़ किस तरीके से होगा, मीडिया स्टडीज़ किस तरीके से की जाएगी, दलित स्टडीज़ किससे होगी, स्टडीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, डेवलपमेंट स्टडीज़। तो इसके बारे में जो खास तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। और फिर सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो क्राइटेरिया सरकार ने रखी है, ये जो टेस्ट रखा है कि ये टेस्ट जिसके अंदर ली जाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगा, तो ये काफ़ी सेंट्रलाइजेशन होगा। एजुकेशन का ऑटोनॉमी जो है कह ले कि ऑटोनॉमी थोड़ा सा सप्रेस होगा, ऑटोनॉमी सप्रेस होगा, तो ये चीज़ें। और फिर बताई जा रही है कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑल्सो लीड टू सेंट्रलाइजेशन। तो ये भी जो होगा ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, जो कि टेस्टिंग की कैपेसिटी इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं भी होगी, तो फिर समस्याएं पैदा होगी और काफ़ी चीज़ें दिक्कत हो सकती है। तो ये था पूरा पॉजिटिव और निगेटिव और पूरा डेफिनेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो अगला आर्टिकल है इंडिया एज ए मिडिल पावर। तो मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। मिडिल पावर से आप क्या समझते हैं? एक होता है टॉप पावर, एक होता है मिडिल पावर, एक होता है लोअर पावर। तो भारत को यहाँ पर मिडिल पावर के भूमिका में देखने की बात अभी के वक्त में की जा रही है। ठीक है। तो करेंट ग्लोबल सिनेरियो इस तरह से है कि भारत मिडिल पावर का रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकता है, जबकि चाइना का जो है काफ़ी उद्भव हो रहा है, यूएस काफ़ी जो है असर्टिव हो रही है। चाइना की वजह से डिसीजन मेकिंग में ऑटोनोमस तरीके से हर कंट्री अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही है। तो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि क्या भारत अपना मिडिल पावर जो है क्या भूमिका निभा सकता है। तो ये देखिए, तो एज इंडिया वाज ए नेवर इज़ ए पार्ट ऑफ अलायंस सिस्टम। तो भारत कभी भी किसी भी देश का अलायंस नहीं रहा है। इंडिया हमेशा अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ ध्यान दिया है। कोल्ड वार एरा से ही हमने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ ध्यान दिया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात। सो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू टेक ए मोर प्रोएक्टिव स्टांस ऑन इशूज़ लाइक टेरर। तो भारत अपने मन से, अपने ऑटोनॉमी से कई सारे डिसीजन ले सकता है आतंकवाद के खिलाफ, मैरीटाइम सिक्योरिटी के खिलाफ, जो समस्याएं अगर वहाँ पर पैदा होती है, तो कनेक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब के लिए भारत जो है ऑटोनोमस है, अपने फैसले में स्वतंत्र है भारत। ठीक है। और रहा सवाल
कि ये चीज़ें तब तक मिडिल पावर नहीं बन सकती भारत, जब तक कि भारत जो कि इकोनॉमिक पावर नहीं बनती। ठीक है, भारत को पहले इकोनॉमिक पावर बनना होगा। हम एफडीआई के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर हमारे देश में कुछ रोजगार बढ़ेगा, कुछ तरक्कियाँ आएगी। तो एफडीआई के ऊपर हमको भरोसा नहीं रहना पड़ेगा। भारत अपनी पूरी डिफेंस इक्विपमेंट बाहर के देशों से खरीदती है, बाहर के देशों से खरीदती है। तो ये हमारे मिलिट्री को जब तक अपने डिफेंस के लेवल को अपने 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 क्षमता पैदा नहीं की जाएगी, अपने दूसरों से ना खरीदने के बजाय अपने तक सीमित ना रखी जाएगी, अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं की जाएगी, मैन्युफैक्चर नहीं की जाएगी, तब तक ये चीज़ें मिडिल पावर के रूप में भारत नहीं आ सकता। ठीक है, समझ रहे बात। तो ये बातें हैं, तो इसमें भारत को आना पड़ेगा। द कोल्ड वार एरा में भारत ने सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की तरफ फोकस किया था, यूएस से थ्रेट मुसीबतें ली, लेकिन अब चूंकि यूएस के करीब भारत आ गया, जब से ग्लोबलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, तब से भारत जो है 1990 के बाद जो है यूएसए के साथ इंगेजमेंट हमारा बढ़ा, और अभी तो हमारा यूएसए के साथ इंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा है। और इंडिया शुड ऑल्सो, तो हमारे को चाहिए कि यूरोपियन कंट्री के साथ हमारा जो है अच्छा ताल्लुकात हो। ओशियन पावर लाइक फ्रांस ए पार्ट ऑफ क्वाड्रिलैटरल डायलॉग, इन लोगों से हमारा अच्छा ताल्लुकात मेंटेन हो। टू मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया नीड्स टू एंगेज इंडिपेंडेंटली विद वेस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड रसिया। तो हमारे मिडिल पावर के रूप में भारत को उभरने के लिए भारत को अपने फैसले में स्वतंत्र होना पड़ेगा, ख़ास तौर से वेस्ट एशिया के लिए। ठीक है, वेस्ट एशिया के लिए, यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, रसिया के लिए, इन देशों के साथ हमारे जो रिश्ते होंगे ये हमारे स्वतंत्रता के आधारित होनी चाहिए, हमारी सोवरेनिटी के आधारित होनी चाहिए, किसी भी देश का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया मेंटेन कर सकता है ब्रिक्स में, जो कि भूमिका रखता है इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स में ये कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें भारत अच्छा भूमिका निभा करके अपना ऑटोनोमस पावर को और इनक्रीज कर सकता है। तो ये था दूसरा आर्टिकल। अगला आर्टिकल है रिड्यूसिंग द एज ऑफ मैरिज। ठीक है, मेंस जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से आर्टिकल को रिलेट कीजिए, और जीएस 1 से आर्टिकल को रिलेट कीजिए सोसाइटी से। तो शादी के लिए जो एज है उसको कम करने की बात यहाँ पर इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट है जी सेट अप ए स्पेशल टास्क फोर्स टू एडवाइस इट ऑन रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। तो जैसा कि पहले 18 साल उम्र लड़की के विवाह का रखा गया था और 21 ईयर्स पुरुष के विवाह का, तो अब सरकार ये टास्क फोर्स एडवाइस फोर्स बना रही है, स्पेशल टास्क फोर्स, कि क्या 18 से लड़की के विवाह के लिए एज बढ़ानी चाहिए, क्या 21 से लड़कों के विवाह का एज बढ़ानी चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यूजुअली इंडिया देखिए बॉटम देश है जहाँ पर आबादी जो है ज़्यादा यूथ की है, और 18 साल के करीब में और 18 साल के नीचे में जो एज हो जाती है, इसमें भारत का रेंज जो है बॉटम है। ठीक है, और रहा सवाल रेजिंग द एज ऑफ मैरिज 21, तो एक्सेप्टेड टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी टू एक्ट्रेस द हेल्थ प्रोग्राम यंग मदर्स एंड देयर इन्फेंट। तो देखिए, बात जो की जा रही है कि 18 साल में लड़कियों का विवाह किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 18 साल ही जो है उनकी पूरी तरीके से मेंटल तौर पर वो प्रिपेयर हो हो सकता है जो 21 ईयर्स है तो प्रमोट होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी की प्रमोट की जानी चाहिए, समानता की प्रमोट की जानी चाहिए। तो 18 लड़कियों को क्यों और 21 लड़कों को क्यों, ये बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके देखिए क्रिटिकल एनालिसिस की बात है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के फॉरवे रिसर्च के बारे में बात की जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है कि तकरीबन हमारे यहाँ जो ग्रुप है 20-24 ईयर्स मैरिड बिफोर रीचिंग 18 ईयर, तो यानी कि 20-24 के उम्र के 18 ईयर्स ऑफ एज 26.8%, यानी कि 18 साल में जो उम्र की जाती है, विवाह होती है, ये तकरीबन अभी 26.8% है। ठीक है, 18 साल के एज पुरते पुरते 26.8 हो जाती है, और तकरीबन डाउन 47% जो है 2024 के बाद है। तो NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो बताया है कि सो डेट ओनली 6.6% वेर मैरिंग बिलो द एज ऑफ 15। तो हमारे देश में जो सिर्फ और सिर्फ 6.6% ऐसे बच्चे हैं जो 15 साल के कम उम्र में जो है विवाह कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो सो इंडिया इन द प्रॉब्लम इज़ नॉट द चाइल्ड मैरिज बट डेट ऑफ डिक्लाइनिंग द लेट एडोलसेंट मैरिज। तो अभी ये समस्या नहीं है, चाइल्ड मैरिज का अभी समस्या नहीं है, लेकिन किशोर मैरिज का समस्या है। टीन एजेस की उम्र में जो विवाह हो जाता है, ये समस्या है। चाइल्ड मैरिज का भी भारत में समस्या नहीं है।
तो साइंटिफिक स्टडी बताया जाता है कि ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस 18 ईयर्स जो लड़की की है, इससे सोशल एडल्टहुड नहीं होता है। रेजिंग द एज ऑफ मैरिज ये बढ़ना चाहिए, ये बातें की जा रही है। तो रेजिंग द एज ऑफ मैरिज विल ऑल्सो द एज ऑफ मदरहुड। तो अगर जो है लड़कियों की उम्र ज़्यादा में अगर विवाह की जाएगी, 18 से ज़्यादा में की जाएगी, तो एक जो है मदरहुड सिर्फ अच्छे तरीके से कर सकती है, और प्रोबेबिलिटी है कि वो हेल्दियर बच्चे को जन्म देगी और वो खुद भी हेल्दियर होगी, और फर्टिलिटी रेट भी जो है लोअर रहेगी। ये बात की जाती है अगर महिलाओं को ज़्यादा 18 से प्लस में अगर विवाह की जाए तो। बट द करेंट बैड हेल्थ इंडिकेटर ऑन यंग मदर्स एंड देयर इन्फेंट इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड नॉट दैट। लेकिन बताया जाता है कि जो इंडिकेटर है, जो स्टडी है, ये बताता है कि देखिए कम उम्र में विवाह करने से ये बच्चों में कुपोषण के शिकार, माँओं में कुपोषण के शिकार नहीं है, बल्कि पॉवर्टी के कारण महिलाएं जो है खाने पीने की कमी के कारण जो है पॉवर्टी के कारण ही जो है कुपोषण के शिकार है, उनके बच्चे भी कुपोषण के शिकार है। तो ये चीज़ें भी स्टडी बताती है। तो माल न्यूट्रिएंट्स जो है, जो यानी कि जो कुपोषित के शिकार है जो महिलाएं, जो बच्चे, तो ये मैरिज की वजह से नहीं है। तो ऑल्सो पुअर फैमिलीज नॉट द हैविंग ए स्मॉल फैमिलीज। तो पुअर फैमिली के अक्सर होते हैं बच्चे कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं है कि बच्चे ज़्यादा हों, लेकिन सिचुएशन इस तरीके से है। तो इन इंडिया पुअर वुमेन्स आर द मैरिंग अर्लियर देन द वेल्दियर वुमेन। और ये भारत की अधिकतर देखा जाता है कि वुमेन जो होती है, पुअर वुमेन की जो विवाह होती है वो वेल्दियर यानी कि धनी औरतों से पहले हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, तो इनकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है और ये इनकी फैमिली भी थोड़ी बड़ी होती है। तो कहने का मतलब है कि इनके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी माल न्यूट्रिएंट्स प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, तो मैरिज की वजह से नहीं होती है। जैसा रिसर्च में बताया गया है, ये प्रॉब्लम पुअर के होने की वजह से है, अनएजुकेटेड होने की वजह से, और काफ़ी इसके और भी कई सारे रीजन है पुअर होने के। तो ये था आर्टिकल आज का। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो, स्क्रीनशॉट लो और इसका नोट्स बनाओ। सही लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।